उसको देखकर प्राचीन भारत का स्वरूप यहीं पर दिखाई देता है। यहाँ संतों की ये टोलियां भारतीय जीवन दर्शन, संदेह भगवान स्वामी नारायण के प्रति हमें नमन होने के लिए प्रेरित करता है। 200 वर्ष पूर्व भगवान स्वामी नारायण ने भुज के इस ऐसे क्षेत्र में, जो बड़ा नीरस था, जहाँ पानी नहीं था, खेती बाड़ी नहीं होती थी, जीवन बड़ा कठिन था, लेकिन लोग यहाँ रहकर इस जिंदगी में ही एक नवाचार पैदा करें, उसके लिए उन्होंने यहाँ आकर के 200 वर्ष पहले जिस मंदिर की स्थापना की, आज 200 वर्ष उनको हो गए हैं। और इस 200 वर्ष में स्वामी नारायण संप्रदाय के लोगों ने पूज्य आदरणीय श्री कौशलेंद्र प्रसाद जी महाराज और इस परंपरा के इन आचार्यों के माध्यम से, इन साधु जनों ने मानवता की जो सेवा की है, लोगों के कल्याण के लिए जो कार्य किए हैं, वो निस्संदेह बहुत प्रशंसनीय है। मुझे पता है जहां पानी के संरक्षण का सवाल है, उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। कहीं वृक्षारोपण का अभियान चलता है, कोई आपदा आती है तो स्वामी नारायण के लोग उनकी सेवा में आगे बढ़ कर के लोगों को प्रेरित करते हैं। गौ माता के संरक्षण और संवर्धन का जो कार्य है वो बहुत विशाल रूप से हो रहा है। शिक्षा जगत में काम हो रहा है, लोगों के स्वास्थ्य की चिंता की जाती है। तो ये वो कार्य हैं जो निस्संदेह मानवता के लिए बहुत आवश्यक हैं, और इसी में ईश्वर की पूजा है। भाइयों और बहनों, हमारे यहाँ शास्त्र में एक श्लोक लिखा है, से जातो ये न जाते न याति वंश समुन्नतिम परिवर्तिनी संसारे मृत को वा न जायते। अर्थात इस मरणशील संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जो जन्म लेता है और मरता नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन धन्य है वो लोग जो जन्म और मृत्यु के बीच के काल को लोक कल्याण के लिए, दीन दुखियों की सेवा के लिए, गरीब असहाय निर्धनों के लिए, ऐसे पात्र लोगों की सेवा जो करते हैं, उनका जीवन धन्य हो जाता है और सही अर्थों में उन्हीं का जीवन सार्थक है इस दुनिया में आने के लिए। धन बहुत लोगों पे होता है, लेकिन सदुपयोग नहीं कर पाते तो वही उसके विनाश का भी कारण हो जाता है। धन का जब उपयोग धर्म के कार्य में होता है, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए होता है, तो वो धन धर्म का साधन बन करके और सुख का आधार बन जाता है। तो स्वामी नारायण संप्रदाय के साधुजन, ये आचार्यगण, आप लोगों को इसी प्रकार के आध्यात्मवादी चिंतन के द्वारा, उपदेश के द्वारा जो बहुत बड़ा मार्गदर्शन करते हैं, इसके लिए हम इनके आभारी भी हैं और हम सब का सौभाग्य भी ये है। भाइयों और बहनों, मैं अभी पिछले दिनों एक पुस्तक पढ़ रहा था और उसमें बहुत सुंदर एक प्रसंग आया। उसमें प्रसंग ये था कि एक व्यक्ति जब जन्म लेकर के संभला तो उसने सोचा इस धन से बढ़िया सुख किसी चीज में नहीं है, इसको कमाना चाहिए।
और उसने रात नहीं देखी, दिन नहीं देखा, स्वास्थ्य की चिंता नहीं की और धन कमाने पे लग गया। खूब धन कमाया, बहुत धन कमाया, लेकिन कमाते कमाते बूढ़ा हो गया और उसे मृत्यु सामने दिखाई देने लगी। अब उसने विचार किया, सारी जिंदगी में धन कमाने पे लगा रहा, अब इसका सुख भोगता, अभी ये मृत्यु सामने आ गई, मुझे क्या मिला। तो उनका एक गुरुजी थे, वो उन गुरुजी पे गया और कहने लगा, गुरुजी बूढ़ा हो गया, मृत्यु नजदीक है, धन बहुत कमा लिया, लेकिन ये धन काम तो आया नहीं, तुम एक काम कर दो मेरा। गुरुजी ने कहा, बताओ। कि जो धन मैंने कमाया है ना, ये कोई तरीका बताओ कि मैं अगले जन्म में इसको अपने साथ ले जाऊं। इतनी मेहनत से मैंने कमाया, तो ये मेरे साथ जाना चाहिए अगले जीवन में। गुरुजी ने कहा, बेटे ये तो बड़ा असंभव है, साथ तो ये शरीर भी नहीं जाता जो लिए घूम रहा है, धन तुम्हारे साथ कैसे जाएगा। तो उसने कहा, फिर तुम गुरु किस चीज के हो जब मेरा ये भी काम नहीं कर सकते। मेरा तो काम करो, मुझे धन चाहिए, ये जो कमाया है अगले जन्म में, अभी तो कुछ नहीं मैं इसका उपयोग कर पाया। तो गुरुजी बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने उसको समझाया और बहुत गजब की उक्ति दी। गुरुजी ने कहा, बेटे देख, ये जो तूने धन कमाया है इस भारत देश में, अपार धन है तेरे पास, यदि इस धन को तू अमेरिका में लेकर जाए इसका कोई मतलब है? वहां ये नहीं चलेगा। यदि आपने अमेरिका में भारत के पैसे का उपयोग करना है तो इसको डॉलर में बदलवाना पड़ेगा, तो फिर ये तेरे काम का हो जाएगा। और यूरोप को देश में जाता है इस धन को लेके, तो इसका कोई मतलब नहीं, वहां इस भारत के पैसे को तू यूरो में बदलवा देगा तो ये तेरे काम आ जाएगा। ऐसे ही यदि तूने अगले जन्म में इस धन को ले जाना है ना, तो इसका तरीका एक ही है कि इस धन को तू यहां परोपकार में लगा दे, भलाई में लगा दे, दीन दुखियों की सेवा में लगा दे। ये धन तेरा यूरो और डॉलर में बदल करके अगले जन्म में पहुंच जाएगा। वहां अगले जन्म में तेरे को पहले ही तैयार मिलेगा। और इसका प्रमाण क्या है, कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, मैं कैसे मानूं? तो उसका उत्तर ध्यान से सुनो मेरे प्यारे भाइयों। इसका उत्तर, एक शहर में एक ही दिन में एक ही समय में एक काल और घड़ी में 2 बच्चे जन्म लेते हैं। एक बच्चा उस शहर के सबसे धनिक परिवार में, सुखी परिवार में जन्म लेता है, और एक बालक उस शहर के सबसे गरीब, निर्धन, भीख मांगने वाली महिला के पेट से जन्म लेता है। आप सबसे मैं पूछता हूं, जितने यहां बैठे हैं, उन दोनों बच्चों ने इस जन्म में पैदा होकर कौन सा ऐसा काम किया कि एक बालक शहर के सबसे धनिक परिवार में पैदा हुआ, सुखी परिवार में पैदा हुआ, आनंद लेने के लिए पैदा हुआ, और एक सबसे दुखिया घर में पैदा हुआ। तो ये कारण पिछले जन्म का नहीं तो और क्या है? ये पिछले जन्म के कर्म का फल नहीं तो और क्या है? उन बच्चों ने इस जन्म में तो कोई कर्म किया नहीं, वो तो आज अभी इसी क्षण पैदा हुए हैं। एक दुख भोगने के लिए पैदा हुआ, एक सुख पाने के लिए पैदा हुआ। तो जो सुख पाने के लिए पैदा हुआ है ना, उसने पिछले जन्म में
अच्छे कर्म किए, श्रेष्ठ कर्म किए, दीन दुखियों की आंसू पहुंचने का काम किया और अपने धन का लोक कल्याण और भलाई में काम किया। इसलिए उसका धन ट्रांसफर होकर उसके पैदा होने से पहले वहां पहुंच गया और इसको उसी घर में भगवान ने भेज दिया। और जिसने सारी जिंदगी लोगों को दुख दिया है, कष्ट दिया है, परेशानी दी है, अब उसको कहा तू वहां चल, सारी जिंदगी ये जो दुष्ट कर्म किए इनका फल भोगने के लिए भीख का कटोरा लेकर के बाबूजी 5 पैसे 10 पैसे लेकर घूमता रहो। तो इस दुनिया में भाई और बहनों, शास्त्र में लिखा है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अच्छे और बुरे जितने भी कर्म हमने किए हैं उसका फल भोगना ही पड़ता है। अच्छे जो कर्म करते हैं भगवान उनका अच्छा फल देता है और बुरे कर्म जो करते हैं भगवान उनका बुरा फल देता है। इसलिए हमें जीवन में सदैव संभल करके चलना चाहिए। कोई कर्म जानबूझकर ऐसा न हो जाए कि जो मेरे और आपके इस जन्म के दुख का कारण बने और अगले जन्म के लिए दुख का कारण बने। पवित्रता, शुद्धता, अच्छा आचरण यही जीवन की पूंजी होती है। मैं कई बार चर्चा करता हूं, जिंदा वो लोग नहीं है जो 5-6 फीट का शरीर लिए फिरते हैं। जिंदा वो हैं कीर्तिर यस्य स जीवति, जिनके अच्छे कर्मों की लोगों के बीच में चर्चा होती है, लोगों में जिनका सम्मान है, इज्जत है और जिनके श्रेष्ठ कार्यों के लिए उनको प्रशंसित किया जाता है, ऐसे लोगों का ही सही अर्थों में जीना है। तो भाई और बहनों, स्वामी नारायण संप्रदाय के ये साधुजन, आचार्यगण इसी परंपरा का पालन करते एक सभ्य सुंदर समाज की रचना में लगे हुए हैं। और आज के इस कार्यक्रम में इन्होंने मुझे भी आदेश दिया, मैं इनका आभारी हूं कि आप सब भले लोगों के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे भी मिल गया। और मैं पिछले 3-4 वर्षों से गुजरात में जब से मुझे राज्यपाल की जिम्मेदारी मिली है तो मैं प्रयास करता हूं कि स्वच्छता अभियान का काम चले, वृक्षारोपण का काम चले, जल बचाने का काम हो, युवा पीढ़ी में यूनिवर्सिटीज में निर्व्यसनी युवाओं का निर्माण हो, गौ माता और प्राकृतिक खेती का अभियान बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। इस समय गुजरात में 4.5 लाख खेडूत प्राकृतिक खेती करना शुरू कर चुके हैं। और अभी एक नया मॉडल पिछले दिनों इस धरती के सुपूत भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके मार्गदर्शन में ये मिशन चल रहा है, मैंने पूरा प्रस्ताव उनके बीच में रखा कि हम चाहते हैं कि गुजरात में सभी खेडूत प्राकृतिक खेती से जुड़ें। यहां कोई भी रासायनिक जहर की खेती ना करे, सब लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें, धरती माता जहर मुक्त हो जाए। इसके लिए हमने एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया है। इसी अप्रैल के महीने के अंत तक हमने पूरे प्रदेश गुजरात के गांव को 10-10 गांव के क्लस्टर में बदल दिया है। 10-10 गांव के ग्रुप हमने खड़े किए हैं और इस समय पूरे गुजरात में एक भी गांव ऐसा नहीं बचा है जो प्राकृतिक खेती को ना समझता हो। हमने हजारों शिविर लगाए हैं, सैकड़ों शिविर हमारे प्रतिदिन प्रदेश में चलते हैं। डांग जिला को 2 वर्ष पहले प्राकृतिक जिला घोषित कर दिया है। डांग जिला में कोई यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड बिक ही नहीं सकता, इतना अभियान वहां चला पूरे प्रदेश में।
तो 10-10 गांव के जो क्लस्टर बनाए हैं, उन्हीं 10 गांव के बीच का ऐसा खेडूत जो पिछले 3 वर्षों से घर में देसी गाय का पालन करता है, जिसका खेत का मॉडल सबसे बढ़िया है, जो अपनी बात दूसरे खेडूत को समझा सकता है, ऐसे खेडूत को हमने ट्रेनर बना दिया है। और उस खेडूत के साथ एक कृषि विभाग का भी कर्मचारी अधिकारी जोड़ा है और उन दोनों गांवों को, दोनों लोगों को 10 गांव हमने सौंप दिए हैं। अब वो क्या करते हैं, रात को गांव में जाते हैं, वहां मुनादी सूचना लोगों को देते हैं। अगले दिन भाई किसी पंचायत घर में, मंदिर में या किसी पेड़ के नीचे वो बैठ कर के निःशुल्क फ्री में ट्रेनिंग प्राकृतिक खेती की पूरे गांव के खेडूत को देते हैं। और हमने सरकार की ओर से, प्रदेश सरकार के में मुख्यमंत्री जी, हमारे कृषि मंत्री, सब लोग डेडिकेशन से लगे। ऐसे खेडूत को जो लोगों को ट्रेनिंग प्राकृतिक खेती की देगा, उसको 1200 रुपये प्रतिदिन प्रदेश सरकार उसको मानदेय के रूप में देगी, ताकि वो खेडूत उत्साह से इस काम को करे। और 2 लोग 10 गांव पूरा साल इस गांव में लगे रहेंगे और पूरे गांव को गो आधारित प्राकृतिक खेती में बदलेंगे। अब खेती तो वो करेंगे, लेकिन उसका उत्पादन बेचने की भी तो व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए जिला के डीएम महोदय और डीडीओ महोदय, उनका ये सहयोग लिया गया है कि वो उन 10 गांव में एक बाजार की व्यवस्था करेंगे, हर तालुका में व्यवस्था करेंगे, हर जिला में व्यवस्था होगी, जहां प्रत्येक रविवार को और गुरुवार को वो खेडूत अपना उत्पादन उस बाजार में जाकर बेच सकेंगे। और उनकी सर्टिफिकेशन के लिए कि ये असली है या रासायनिक वाला है, इसका प्रमाण पत्र ये दोनों ट्रेनर उनके बीच में रह करके देंगे। ऐसे खेडूत को उस बाजार में नहीं आने देंगे कि जो रासायनिक उत्पाद वहां लेकर के आएगा। केवल प्राकृतिक आहार जो उन खेडूत ने 10 गांव में पैदा किया, वही वहां पर तालुका में, जिला में, गांव में बिकेगा। और ये मॉडल हमने पूरे गुजरात में एक भी गांव नहीं छोड़ा, हर पूरे जिला प्रदेश को 10-10 गांव में बांट दिया है। इससे अगले 1 साल में हम बहुत बड़ी संख्या में प्रदेश को प्राकृतिक जिला प्रदेश घोषित करेंगे। और ये गुजरात बाकी देश के लिए एक रोल मॉडल बनेगा। गुजरात के लोग भले लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, परिश्रमी लोग हैं, देशभक्त लोग हैं। अब तक यहाँ से हर क्षेत्र में पहल हुई है, तो प्राकृतिक खेती, गो आधारित खेती की पहल भी ये पवित्र धरती से पूरे देश और दुनिया में फैले, ये अभियान हमने चलाना है। अब मैं लंबी बात न करते हुए, बहुत धैर्यवान लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप में बातचीत में करने के लिए, केवल जानकारी के लिए निवेदन करता हूं। ऐसे कितने लोग आप में भाई और बहन हैं जो खुद खेती करते हैं? वो हाथ खड़ा करेंगे जो खेती करते हैं। बहुत अच्छा, इन बीच बीच में सब में खेडूत बैठे हैं। अब दोनों लोग बैठे हैं आपके बीच में, खेती करने वाले भी और खेती का उत्पाद प्रयोग करने वाले भी। जो प्रयोग करने वाले हैं वो मत सोचो कि हमारे ये खेती किस काम की है, ये खेती सबके काम की है। इस समय रिपोर्ट वर्ल्ड स्तर की है
कि 24% ग्लोबल वार्मिंग के लिए रासायनिक खेती जिम्मेदार है। इस रासायनिक खेती ने पानी पीने लायक छोड़ा नहीं, हवा लेने लायक छोड़ी नहीं। हम जो आजकल खा पी रहे हैं सब में जहर है, कीटनाशक का सब जहर है। आप सबसे मैं पूछता हूं, 20-30 साल पहले पानी की बोतलें कौन लिए फिरता था? कोई भी नहीं। कहीं पर भी हम पानी पी लेते थे, सब शुद्ध पानी था। अब बोतल के बिना पानी पीना डर लगता है। क्यों? क्योंकि इतना यूरिया, डीएपी, कीटनाशक धरती में पहुंचा दिया कि वो धरती के नीचे के पानी में भी मिल गया है। अभी 31 जनवरी की एक रिपोर्ट है टीवी की, आज तक टीवी की, कि मां के दूध में, मां का दूध बच्चे के लिए सबसे निरापद है, लेकिन मां के दूध में भी कीटनाशक पाए गए। अब पशुओं में भी कैंसर चला गया, क्योंकि चारा वही खाते हैं। सरकारी अस्पताल की रिपोर्ट है, पिछले 3 साल में 3 गुना कैंसर रोगी बढ़ गए हैं। हार्ट अटैक की तो बाढ़ सी आ गई है। कहीं पेनक्रियाज फेल, कहीं किडनी फेल, कहीं ब्रेन ट्यूमर, दुनिया भर के जो रोग बढ़े हैं और अस्पताल भरे पड़े हैं बीमारों से। कोई भला आदमी है जो कोई दवाई खा करके न सोता हो। ये सब स्थिति क्यों पैदा हुई? इसलिए पैदा हुई भाई और बहनों, आज हम जो दूध पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, साग भाजी खाते हैं, फल खाते हैं, अन्न खाते हैं, सब में स्लो पॉइजन मिला दिया गया खेडूत के द्वारा। वहां इतना यूरिया, डीएपी, कीटनाशक डाला जाता है और उसकी मात्रा हर साल बढ़ रही है। क्यों बढ़ गई? क्योंकि धरती बंजर हो गई है। धरती को भी कैंसर कर दिया है, उसमें भी उत्पादन नहीं होता। ये खेडूत जो गुलाबी टोपी पहने बैठे हैं, जिनको सम्मानित करता हूं मैं और उनको नमन भी करता हूं इन खेडूत को, कि जिन्होंने प्राकृतिक खेती करने का निर्णय लिया है। और स्वामी नारायण संप्रदाय के इन साधु लोगों ने जो अभियान चलाया है, मैं इनको साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। ये सबसे बड़ा ईश्वरीय कार्य है। जब जीवन ही नहीं बचेगा तो ये धार्मिक पाठ कहां से होंगे? भाई, जीवन में सब कुछ व्यवहार जो चलता मेरा आपका, वो तो केवल शरीर के कारण है। यदि शरीर है तो हम किसी के पिता हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के चाचा हैं, किसी के ताए हैं। और ये शरीर खत्म तो ये रिश्ते भी खत्म। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये शरीर का स्वस्थ रहना ही सब कार्य श्रेष्ठ कर्मों का आधार ये बनता है। और हमारे यहां आयुर्वेद में लिखा है, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलमुत्तमम, कि जो व्यक्ति मानव देह को धारण करके धर्म अर्थ काम करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता, मुक्ति पाना चाहता है, तो उसका सबसे पहला आधार है स्वस्थ शरीर। यदि स्वस्थ शरीर है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। और शरीर स्वस्थ नहीं, ना भगवान का नाम ले सकते, ना दूसरे की सेवा कर सकते, ना घर के काम कर सकते, ना किसी के काम आ सकते, बल्कि दूसरों को ही अपने काम लगाते हैं बीमार आदमी। तो इस बीमारी से मुक्ति का रास्ता सत्व शुद्धि, आहार शुद्ध सत्व शुद्धि। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, आहार की शुद्धता ही विचारों की शुद्धता है। जैसा अन्न वैसा मन। इतना जहर जब खेतों में पड़ता है और उस अनाज को खा करके जहरीला ही मन और आत्मा बन गया,
इसलिए लड़ाई झगड़े, खून खराबे, झूठ फरेब, लड़ाई, ये सब सोच किस कारण है? क्योंकि हमारा अन्न दूषित मन बनाने वाला बन गया। और इसकी पवित्रता यदि आएगी तो गो आधारित प्राकृतिक खेती से आएगी। और ये आश्चर्यजनक है, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। इस समय मेरे पास 12 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट काम करते हैं जो प्राकृतिक खेती की दिशा में उनकी खोज चल रही है, वो रिसर्च कर रहे हैं। और उस रिसर्च में क्या पाया है? उस रिसर्च में ये पाया भाई और बहनों कि देसी गौ माता, भारतीय नस्ल की देसी गौ माता, हॉस्टन फ्रीजन जर्सी नहीं, इंडियन ब्रीड, साहिवाल, थारपारकर, राठी, गिर, अंगोल, कांकरेज, ये जो भारतीय नस्ल की गाय का जो मानव मस्तिष्क और स्वास्थ्य के लिए अमृत तुल्य काम करता है। गाय को मां यूं नहीं बोला गया। अब मेरी समझ में आई जब रिसर्च सामने आए। अब तक तो हम केवल ये सोचते थे कि गाय दूध देती इसका उत्तम है, धार्मिक रूप से कहते हैं कि गौ माता का धार्मिक बड़ा महत्व है। लेकिन अब साइंस ने सिद्ध किया है कि गाय का, देसी गाय का गोमूत्र खनिज का भंडार है और इसका गोबर जीवाणुओं का भंडार है। अब जितने खेडूत आप में बैठे हैं और जितने बाकी लोग हैं, वो ये सोचते हैं कि यदि हम रासायनिक खेती छोड़ देंगे, ध्यान करो मेरी बात की ओर, आपके मन में एक बात है, यदि हम रासायनिक खेती छोड़ देंगे और प्राकृतिक खेती करेंगे तो हमारा उत्पादन कम हो जाएगा। हाँ या ना भाई लोगों? ये सबके मन में एक बात बैठी, छोड़ देंगे तो प्राकृतिक से हमारी पैदावार कम हो जाएगी, इसलिए लोग डरते हुए प्राकृतिक खेती नहीं करते। इस बात को ध्यान से समझो। ऑर्गेनिक खेती यदि आप करेंगे, जैविक खेती यदि आप करेंगे, तो उसमें 3 साल उत्पादन घटेगा, आपकी मेहनत कम नहीं होगी, आपकी लागत भी कम नहीं होगी। ये मैंने खुद की है। लेकिन मैं जैविक खेती की बात नहीं करता, मैं गाय आधारित प्राकृतिक खेती की बात करता हूं। प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में जमीन आसमान का अंतर है। जैविक खेती में जो हड़सिया प्रयोग किया जाता वो भारत का है ही नहीं, वो विदेशी है। और वो गोबर खाता, मिट्टी नहीं खाता। उसमें गोबर वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए 1.5-2 महीना लगता है और उसमें गोबर की खाद वर्मी कंपोस्ट खेत में बहुत भारी मात्रा में डालना पड़ता है और उससे निंदामण बहुत पैदा होता है, उसको निकालने में लेबर बहुत पड़ती है। खाद ज्यादा पड़ने से उसमें मीथेन जैसी गैसेज पैदा होकर वायुमंडल को खराब करती है। और जैविक खेती में एक समय अनेक फसल लेने की व्यवस्था नहीं है। जैविक खेती में आच्छादन की व्यवस्था नहीं है, इसलिए उसमें उत्पादन पूरा नहीं होता, इसलिए वो फेल मॉडल है। लेकिन प्राकृतिक खेती उससे बिल्कुल भी नहीं। अब ये प्राकृतिक खेती क्या है, इसको समझिए आप 2 मिनट के लिए। आप लोग जंगल में गए होंगे, जंगल में आपने दुनिया भर के पेड़ पौधे देखे होंगे। आप सब से मैं पूछता हूं, जंगल के पेड़ को यूरिया कौन देता है? वहां डीएपी कौन डालता है? वहां कीटनाशक कौन डालता है? वहां जंगल के पेड़ में पानी कौन देता है? कोई नहीं देता। लेकिन जब जंगल के पेड़ में फल लगने का समय आता है तो जंगल का पेड़ फल से लद जाता है
और जंगल के पेड़ के किसी भी पत्ते को तोड़ करके आप प्रयोगशाला में ले जाएं, उसमें एक भी तत्व की कमी नहीं मिलेगी। उसमें जितना फास्फोरस चाहिए, जिंक चाहिए, पोटाश चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, कॉपर चाहिए, आयरन चाहिए, वो सारे तत्व उस पौधे के पत्ते में हैं। आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं, जब जंगल के पौधे में सारे तत्वों की पूर्ति भगवान और प्रकृति करती है, तो वो मेरे खेत में क्यों नहीं करेगा? जो नियम जंगल में काम करता है वही नियम हमारे खेत में काम करे, इसका नाम प्राकृतिक खेती है। समझ में आई बात? इसका नाम प्राकृतिक खेती है। और ये कैसे होगा? इसका एक टेक्निक है प्राकृतिक खेती में। हम क्या करते हैं, 200 लीटर का एक ड्रम ले लेते हैं और उस ड्रम को लगभग 180 लीटर उसमें पानी भर लेते हैं और इस ड्रम को छाया में रखते हैं, जहां पशु बंधते हैं वहां रख लो, छाया में। देसी गौ माता 24 घंटे में जो स्वस्थ गाय है वो 8 से 10 किलो गोबर देती है, 8 से 10 किलो गोमूत्र देती है। वो उस ड्रम में मिला दो और उसी ड्रम में 1.5 से 2 किलो गुड़ और 1.5 से 2 किलो किसी भी दाल का बेसन और बड़े पेड़ के नीचे की 2 मुट्ठी मिट्टी इसमें डाल दो, बस। और कुछ के 5 मिनट सवेरे 5 मिनट शाम घड़ी की सुई की तरह से घुमाना है। कुल 5 दिन में 1 एकड़ का खाद तैयार है। दुनिया में कोई ऐसी पद्धति नहीं, जैविक में 1.5-2 महीने में 1 एकड़ का खाद तैयार होता है और इस प्राकृतिक पद्धति में कुल 5 दिन में 1 एकड़ का खाद तैयार होता है। और सुनो ध्यान से, एक गाय से हम 30 एकड़ की खेती कर सकते हैं और जैविक में 30 गाय से 1 एकड़ की खेती होती है। वो पद्धति समय कम है, मैं बता नहीं पाता, नहीं साइंटिफिक बताता मैं। एक गाय से 30 एकड़ की खेती कैसे हो सकती है? आप बोलिए, एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30। और गाय गोबर गोमूत्र प्रतिदिन देगी या एक ही दिन देगी? दूध भले ही ना दे, गोबर गोमूत्र तो प्रतिदिन देगी ना। तो एक दिन के गोबर गोमूत्र और 30 दिन के गोबर गोमूत्र से 30 एकड़ का तैयार। तो एक महीने में 30 एकड़ तक का खाद एक देसी गौ माता देगी। और इसमें क्रांतिकारी काम क्या है, उसको आप थोड़ा सा ध्यान करिए। ये जो देसी गौ माता है, मेरे पास माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट हैं डॉक्टर बलजीत सारन, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में सीनियर साइंटिस्ट हैं। उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस में वर्षों काम किया है माइक्रोबायोलॉजी पे। उस व्यक्ति की मैंने ड्यूटी लगाई थी। मैंने क्या काम किया महाराज जी? गधा, घोड़ा, भैंस, जर्सी गाय, बकरी, ऊंट और देसी गाय, इन सब के गोबर मैंने इकट्ठे किए अलग अलग और उनको सुखा के बारीक पीस दिया और हर एक की मैंने एक थैली बनाई और उस थैली पे मैंने नंबरिंग की, नंबर लगाए। उस साइंटिस्ट को नहीं पता था कि किस थैली में किस पशु का गोबर है, उसको नहीं पता, मेरे को पता। मैंने डायरी में उसको लिखा और जिस उसने 6 महीने तक इन 8-10 तरह के पशुओं के गोबर पर खोज की, शोध किया, परीक्षण किया। जब वो थैलियां वापस मेरे को आई तो जिस थैली में साहिवाल देसी गौ माता का गोबर था वो सर्वोत्तम पाई गई, सर्वोत्तम पाई गई। उसको नहीं पता साइंटिस्ट को इसमें किसका है। उन्होंने कहा ये जो देसी नस्ल की गाय है साहिवाल,
थार पार कर, गिर, राठी, कांकरेज, इन सब में बाद में परीक्षण किया, समान रूप से सूक्ष्म जीवाणु पाए। और कितने सूक्ष्म जीवाणु पाए? 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु पाए, देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़। और ध्यान करो, जो गाय हमने घर से खोल दी, बेसहारा बना दी, सड़कों पे धक्के खाती फिरती हैं, हमने ऐसी गाय को भी पकड़ा और पकड़ करके उसका गोबर भी हमने लैब में भेजा। उसकी भी रिपोर्ट आई तो वो आश्चर्य करने वाली थी। ऐसी गाय के गोबर में सूक्ष्म जीवाणु 500 करोड़ तक पाए। अब हमने विचार किया ये इतने इसमें क्यों हैं, तो पाया कि जो गौ माता दूध देती है उसकी शक्ति दूध बनाने में लग जाती है, और जो दूध नहीं देती उसकी सारी शक्ति जीवाणु बनाने में लग जाती है। तो ये जो सड़कों पे गाय हैं, ये खेती के लिए दूध देने वाली से भी ज्यादा कारगर हैं। इसलिए खेडूत से निवेदन, इनको पकड़ो सारियों को और खेतों में इनका उपयोग करो। हम गौ माता के नारे लगाते हैं, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की। ना तो दूध पीते न गौ पालते, हो जाएगी गौ माता की जय? क्यों साहब? ना गाय का दूध पिए, ना गाय को पालें, तो गौ माता की जय कैसे होगी? तो आप समझो एक क्रांति इस देश में होने वाली है प्राकृतिक खेती की, और वो कैसे, साइंस समझो इसकी। आप सबसे मैं पूछता हूं, जो 200 लीटर का ड्रम है उसमें हमने क्या डाला था? 24 घंटे का गाय का गोबर और गोमूत्र, 1.5 से 2 किलो गुड़, 1.5 से 2 किलो दाल का बेसन, 2 मुट्ठी मिट्टी। अब इसको घोल दिया। इसमें क्या होता है आप सब सोचिए। गाय के जब 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु हैं, तो 10 किलो गोबर में कितने होंगे? यहां तो बहुत पढ़े लिखे बिजनेसमैन बैठे हैं, हिसाब करने वाले। लगाओ हिसाब, कितने सूक्ष्म जीवाणु होंगे? 30 लाख करोड़ सूक्ष्म जीवाणु होंगे। और इन 30 लाख करोड़ सूक्ष्म जीवाणुओं को हमने खाने के लिए दाल का बेसन प्रोटीन के रूप में दे दिया, तो उस प्रोटीन को खाकर ये सूक्ष्म जीवाणु बलवान बनेंगे, मजबूत होंगे। और गुड़ दिया तो मल्टीप्लाई होंगे, इनकी संख्या बढ़ेगी। और मिट्टी में जो सूक्ष्म जीवाणु हैं उनमें मिलकर के मेलवण का काम करेंगे। गुजराती में मेलवण समझते हो ना? 1 क्विंटल दूध में 100 ग्राम दही डाल दो तो 1 क्विंटल दूध दही में बदल जाता है। ऐसा ही काम इस ड्रम में होगा। और डॉक्टर बलजीत सारन का रिसर्च है कि इस ड्रम में घोल जब मिलता है तो ये जीवाणु हर 20 मिनट में डबल होते हैं। ध्यान करो, हर 20 मिनट में सूक्ष्म जीवाणु डबल होते हैं। और कब तक होते हैं? टिल 72 आवर, 72 घंटे तक हर 20 मिनट में सूक्ष्म जीवाणु ड्रम में डबल होंगे। अर्थात इनकी गिनती नहीं कर सकते, इतने सूक्ष्म जीवाणु होंगे। अब उन सूक्ष्म जीवाणुओं को हम ड्रिप से, स्प्रिंकल से, या पानी जब खेत में देते हैं उससे खेत में छोड़ते हैं, तो जब ये खेत में फैलेंगे तो धरती माता में भी हजारों तरह के सूक्ष्म जीवाणु हैं। उनमें जाकर फिर ये मेलवण का काम करते हैं, और इनकी संख्या असंख्य, कोई गिन नहीं सकता, इतनी पैदा होती है। और ये सूक्ष्म जीवाणु करते क्या हैं, ये समझने की बात है। अब जितने खेडूत यहां पर बैठे हैं उनको ये डर है कि हम प्राकृतिक खेती करेंगे तो मेरे खेत में यूरिया कहां से पूरा होगा, नाइट्रोजन कहां से पूरा होगा, फास्फोरस कहां से पूरा होगा, जिंक कहां से पूरा होगा, पोटास कहां से पूरा होगा। यही चिंता है ना।
अब इनको समझो, यही वो सूक्ष्म जीवाणु हैं भाई और बहनों, ये अरबों खरबों की संख्या में बन गए हैं। इनमें ऐसे सूक्ष्म जीवाणु हैं जो आकाश में 78% नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को ये खींचते हैं और उसका भोजन बनाकर पौधे की जड़ को देते हैं। आपको बाजार वाले यूरिया की जरूरत नहीं पड़ती। ये सूक्ष्म जीवाणु जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा आकाश से नाइट्रोजन लेंगे। एक काम। नंबर 2, इस धरती माता में भगवान ने सब कुछ दिया है। इस मिट्टी में फास्फोरस है, जिंक है, पोटास है, कॉपर है, आयरन है, सब कुछ है। लेकिन ये जो खनिज हैं धरती के, ये सुप्त अवस्था में है, ये गांठ बनाए पड़े हैं, ये अपने आप पौधे का भोजन नहीं बनते। लेकिन ये जो सूक्ष्म जीवाणु गौ माता के पेट से गए हैं, ये सूक्ष्म जीवाणु इन खनिजों को खाते हैं, इनका भोजन बनाते हैं, पकाते और पौधे की जड़ को देते हैं। इसकी पूर्ति इन्हीं सूक्ष्म जीवाणुओं से होती है। इससे हड़सिया पैदा होगा। हड़सिया धरती में छिद्र बनाएगा, उन छिद्रों से सारा बारिश का पानी धरती के पेट में जाकर नेचुरल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा। और ये हड़सिया जो भारत का है, ये मिट्टी खाता है और 5-7 फीट तक धरती में छेद करता है। वहां धरती में ऑक्सीजन जाता है और उस खनिज पूर्ण मिट्टी को खाकर पेट से जो निकालता है, उस मिट्टी में आपके खेत की मिट्टी से 6 गुना ज्यादा नाइट्रोजन है, 9 गुना ज्यादा फास्फोरस है और 11 गुना ज्यादा पोटास है। और जब यह हलसिया मरता है तो जमीन के सभी पोषक तत्वों की पूर्ति करता है और धरती मां को एक ही साल में डबल उपजाऊ बना देता है। उसके ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाता है। रासायनिक खेती जीवों को मारती है, प्राकृतिक खेती इनको बढ़ाती है। इसीलिए ये जितने सूक्ष्म जीव होंगे उतनी फर्टिलिटी जमीन की बढ़ेगी। जितना यूरिया डीएपी पड़ेगा उतनी धरती बंजर बनेगी। इसलिए आने वाली पीढ़ियों को यदि हमने उपजाऊ धरती देनी है, शुद्ध आहार देना है, यह विषय बड़ा लंबा है। मेरी एक किताब है, मैं फ्री में प्रदेश के खेडूत को बंटवाता हूं, उसमें और बहुत लंबा विषय लिखा है। लेकिन मैंने केवल गाय के गुणों को आपके बीच में वर्णन किया है। ये जो गौ माता है, आप सबसे मेरा निवेदन है कि इसकी नस्ल सुधारने का काम होना चाहिए। आजकल ऐसे सीमन आ गए, उनमें बछड़े नहीं पैदा होते, सेक्स सीमन, उनसे बछड़ियां ही पैदा होती हैं। तो इनकी जितनी उत्तम ब्रीड बनेगी और गाय और खेती आपस में जुड़ेंगी तो भारत आत्मनिर्भर होगा, भारत का किसान समृद्ध होगा, लोगों को शुद्ध हवा मिलेगी, शुद्ध पानी मिलेगा, शुद्ध दूध मिलेगा, शुद्ध साग भाजी मिलेंगी, फल फ्रूट मिलेंगे, सबका स्वास्थ्य अच्छा बनेगा और इन अस्पतालों से पिंड छूट करके अपने देश और समाज के काम कर पाओगे। बहुत लंबी चौड़ी बात मैंने आपके बीच में रखी, आपने ध्यान से सुना। मैं पूज्य आचार्य प्रवर का आभारी हूँ, सब संन्यास्त महान का आभारी हूँ कि उन्होंने आज प्राकृतिक खेती सम्मेलन यहाँ रखा। और आशा रखूँगा कि आपके साधु, गौ माता, और यहाँ जो प्रदर्शनी मैंने देखी वो आश्चर्यजनक है। कितना परिश्रम इन साधु लोगों ने किया है, कितनी मेहनत की है, मैं इनको नमन करता हूँ। उस प्रदर्शनी को देखकर गाय के प्रति स्वाभाविक रूप से प्रत्येक की श्रद्धा पैदा होगी। और इसके गुणों को देखो, इसका दूध अमृत तुल्य है। इसका गो घृत को सर्पी कहते हैं संस्कृत में, आयुर्वेद में। सर्पी मैंने जो सांप के जहर तक को खत्म कर सकता है, इतना उत्तम है माना जाता है। हर औषधि गौमूत्र से बनती है, खनिज का भंडार है। आओ हम इनका उपयोग कृषि में करें, घरों में गौ पालन करें, इसी से हम सबका कल्याण है। ओम शांति, सबका धन्यवाद।
મહામહિમ રાજ્યપાલશ્રીના ઉદ્બોધન બાદ કશું જ ન હોય, આપણે રાષ્ટ્રગાન કરી અને આજના આ સત્રને અહીંયા પૂર્ણ કરીશું. અને એમને જે આપણી સમક્ષ વાત મૂકી છે તે વાતથી આપણે પ્રેરાઈને બધા જ લોકો ગાય આધારિત પ્રાકૃતિક ખેતી કરવા માટે સંકલ્પબદ્ધ બનીશું. આવો આજના આ પ્રથમ સત્રને આપણે પૂર્ણ કરીશું, વિરામ કરીશું અને બપોર